Hello and welcome you all in the series of lectures on applied thermodynamics. In this lecture we will develop expressions for like force acting by steam on blade, what is the expression for rate of work done, that is power, expression for axial thrust, what is diagram efficiency एंड व्हाट इज़ स्टेज इफ़िशियंसी, इनके एक्सप्रेशंस क्या हैं ये हम डेवलप करेंगे। नोज़ल इफ़िशियंसी क्या है, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डायग्राम इफ़िशियंसी मैक्सिमम कब होगी और मैक्सिमम कंडीशन के लिए उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हम डेवलप करेंगे इस लेक्चर में। एंड दैट इज़ ऑल फॉर सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन। तो हम सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन को डिस्कस करेंगे और उनमें ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं, उनका क्या एक्सप्रेशन है वो हम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग बाय स्टीम ऑन ब्लेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज़ एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन क्या है, ये है स्टीम टरबाइन की ब्लेड, ये इनलेट है और ये एग्ज़िट है। इनलेट पर आपने वेलोसिटी डायग्राम देखा कैसे बनता है, एग्ज़िट पर वेलोसिटी डायग्राम आपने देखा कैसे बनता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टीम ऑन द ब्लेड विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्टीम। क्लियर। तो चेंज इन मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है और चेंज इन मोमेंटम ही आपको क्या देगा, फोर्स एक्टिंग बाय स्टीम ऑन ब्लेड। तो ये कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम है। ये डायग्राम हम तब डेवलप करते हैं जब हमें एनालिसिस करनी हो, क्योंकि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इनलेट वेलोसिटी डायग्राम और एग्जिट वेलोसिटी डायग्राम दोनों एक साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। तो हमें जब भी फोर्स कैलकुलेट करना होता है तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फोर्स को हम टेंजेंशियल फोर्स या ड्राइविंग फोर्स भी बोलते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को आप लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है, मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में आप देख रहे हैं। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द इनलेट का एक्स कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो आपको देखना है, और एग्जिट वेलोसिटी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है उसका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो देखना है। तो उसको हम आप लिख सकते हैं कि एम डॉट, ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी चेंज इन विर्ल वेलोसिटी। विर्ल वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो c1x माइनस c2x होगा। वो क्या होगा अभी हम देखते हैं। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया, जहाँ पर c1x क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट इनलेट इन x डायरेक्शन, और वो c1x क्या होगी, c1w होगी। तो देखें कि ये c1 है, c1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा c1w। c1w को अगर आप c1 के टर्म में लिखें तो c1 cos अल्फ़ा 1 की क्या वैल्यू होगी c1w की, c1 cos अल्फ़ा 1, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, x के डायरेक्शन में ही होगी। लेकिन जब आप c2x की बात करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एग्जिट होगा, यहाँ पर एग्जिट इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में आपको देखना है जिस तरफ ब्लेड मूव कर रही है। तो c2w आप देखें यहाँ पर ये कंपोनेंट है, ये c2 का कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बट c2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किस तरफ दिखेगा आपको, लेफ्ट साइड में दिखेगा। लेकिन हमें किस तरफ देखना है, पॉजिटिव x डायरेक्शन इस तरफ है, इसलिए हमें माइनस साइन दिखेगा, माइनस c2 cos अल्फ़ा 2। तो हमें c1x मिल गया और c2x मिल गया। अब अगर c1x और c2x की वैल्यू को आप पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो एक एक्सप्रेशन मिल गया टेंजेंशियल फोर्स का m डॉट c1 cos अल्फ़ा 1 प्लस c2 cos अल्फ़ा 2। ये एक्सप्रेशन जो टेंजेंशियल फोर्स का मिला है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी और नोजल एंगल के टर्म में आपको मिल गया है। तो अगर आपको नोजल एंगल्स पता हो, यानी कि एट द इनलेट एंड एट द एग्जिट, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी c1 c2 पता है, तब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
फिर अगर आप कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम देखते हैं तो डेल्टा सी डब्ल्यू यानी कि जो चेंज है विरल वेलोसिटी कंपोनेंट में दैट इज एफ ई, उसको आप लिख सकते हैं C1W दैट इज ए ई प्लस ए एफ। ए एफ आप देख सकते हैं C2W है, ए ई कितना है C1W है। और अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, यानी कि ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ क्या है अगर आप देखें तो अगर आप C1 के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो C1 के रिस्पेक्ट में अगर आप लिखेंगे तो C1 कोसाइन अल्फा 1 की वैल्यू होगी दैट इज ए ई, क्लियर। और ए एफ की वैल्यू जो आप देख रहे हैं वो कितनी होगी C2 कॉस अल्फा 2, और ये दोनों का जो सम होगा वो डेल्टा CW के इक्वल है। लेकिन अगर आप इसको C1 के टर्म में ना लिख के V1 या V2 के टर्म में लिखें, V1 V2 के टर्म में लिखें, V1 V2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी और ब्लेड एंगल के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ध्यान दिए, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में ये है V1 कोसाइन बीटा 1 दैट इज BE, ठीक है, और BF ये जो वैल्यू है ये V2 कॉस बीटा 2 हो जाएगी, और BE की वैल्यू कितनी हो गई V1 कोसाइन बीटा 1। तो यानी कि V1 कोसाइन बीटा 1 प्लस V2 कोसाइन बीटा 2 की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा CW के इक्वल होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि C1 कोसाइन अल्फा 1 प्लस C2 कोसाइन अल्फा 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा CW। तो इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है, m डॉट इंटू डेल्टा CW। तो अगर आपने वेलोसिटी डायग्राम, कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम बना लिया है तो उसमें डेल्टा CW अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो m डॉट से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, आपको FT मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर आपको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 या C1 C2 कैलकुलेट करना पड़ेगा तब आप निकाल सकते हैं ये FT की वैल्यू। अगर आपने डेल्टा CW एनी हाउ पता कर लिया तब FT आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो जब इस एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये V1 कोसाइन बीटा 1 प्लस V2 कोसाइन बीटा 2 को यहाँ पर, ठीक है, जो डेल्टा CW के इक्वल है, तो एक दूसरा आपको मिल जाएगा एक्सप्रेशन फॉर टेंजेंशियल फोर्स, वो कितना होगा m डॉट V1 कोसाइन बीटा 1 प्लस V2 कोसाइन बीटा 2। तो जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी पता हो और ब्लेड एंगल्स पता हो तब आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करके फोर्स एक्टिंग बाय स्टीम ऑन ब्लेड निकाल सकते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। तो अब टेंजेंशियल फोर्स आपको पता चल गया। टेंजेंशियल फोर्स के हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ वर्क डन ऑन द रोटर, यानी कि पावर निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ वर्क डन दैट इज पावर को आप लिख सकते हैं रिम पावर या पावर डेवलप्ड बाय द व्हील भी लिख सकते हैं। तो पावर को आप लिख सकते हैं W डॉट, क्लियर, और W डॉट क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड। तो अगर ब्लेड वेलोसिटी पता चल जाए और टेंजेंशियल फोर्स पता चल जाए तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से ही आप रेट ऑफ वर्क डन दैट इज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्सप्रेशन डेवलप करना है तो उसके लिए आपने यूज़ किया FT, जो आपने यहाँ पे देखा अभी, m डॉट V1 कोसाइन बीटा 1 प्लस V2 कोसाइन बीटा 2। इसको आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं FT इक्वल टू m डॉट डेल्टा CW, क्योंकि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो डेल्टा CW ही है। फिर ये FT की वैल्यू अगर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो m डॉट V1 कोसाइन बीटा 1 प्लस V2 कोसाइन बीटा 2 इंटू ब्लेड वेलोसिटी। इसको आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है, डेल्टा CW है, m डॉट डेल्टा CW इंटू U। तो जब आप वेलोसिटी डायग्राम में देखें कि अगर आपको U पता है, डेल्टा CW आपने वहाँ से मेजर करके निकाल लिया, तो आप डायरेक्टली पावर निकाल सकते हैं। फिर से आपको बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस एक्सप्रेशन में V1 कोसाइन बीटा 1 को बाहर ले आते हैं तो अंदर ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस V2 कोसाइन बीटा 2 अपॉन V1 कोसाइन बीटा 1। अब ध्यान दें कि V2 बाई V1 को आपने क्या लिखा था, ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट लिखा था, उसको आप KV से डिनोट कर रहे हो। ये ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी एट द एग्जिट एंड रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट। तो ये दोनों डिफरेंट क्यों हो गई हैं, बिकॉज स्टीम और ब्लेड के बीच में फ्रिक्शन है। तो जब फ्रिक्शन होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट और एग्जिट पर डिफरेंट हो जाएगी। तो उसको अगर आपको
एक्सप्रेस करना है तो आपको ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट क्वेश्चन में गिवन होगा। जनरली 10 to 15% आपको ये मिलता है V2 की वैल्यू। क्लियर? तो इस तरीके से एक दो बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कि ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट क्या होता है और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये आपको कोएफिशिएंट मिलता है। तो V2 बाई V1 की जगह पर आप KV लिख दें और कोसाइन बीटा 2 बाई कोसाइन बीटा 1 की जगह C बीटा लिख दें, और वो रेशियो ऑफ कोसाइंस ऑफ ब्लेड एंगल्स हैं। ठीक है, तो जब आपने इस ब्रैकेट के अंदर पुट किया तो KV इंटू C बीटा की वैल्यू ये आपने पुट कर दी। फिर आपने देखा कि इस वेलोसिटी डायग्राम से अगर V1 कोसाइन बीटा 1 को आप C1 के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, C1 कोसाइन अल्फा 1 माइनस U, क्योंकि V1 कोसाइन बीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी BE को क्या लिख सकते हो आप, AE माइनस AB। AE की वैल्यू क्या होगी, C1 कोसाइन अल्फा 1, और AB की वैल्यू क्या होगी, U होगी। तो इस तरीके से आपने रिलेटिव वेलोसिटी को एब्सोल्यूट वेलोसिटी में कन्वर्ट करके लिख लिया है। अब इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करेंगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, m डॉट C1 कोसाइन अल्फा 1 माइनस U, ये V1 कोसाइन बीटा 1 की जगह है, ब्रैकेट में 1 प्लस KB इंटू C बीटा, ये एज इट इज़ लिख दिया आपने। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपसे बोलता है कि जो ब्लेड है वो स्मूथ है, स्मूथ मतलब देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन द स्टीम एंड ब्लेड, तब क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, दैट इज़ V1 इक्वल टू V2। और सिमेट्रिकल ब्लेड है, यानी कि जो ब्लेड एंगल है इनलेट पर बीटा 1 वो बीटा 2 के इक्वल हो जाएगा। तो KV की वैल्यू 1 हो गई और C बीटा की वैल्यू 1 हो गई। जब इसको क्वेश्चन 5 में पुट करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 हो गया 2 आप यहाँ पर रख दिए 2m डॉट, और ये बाकी एक्सप्रेशन आपने ऐसे लिख दिया है। इक्वेशन 6 मिल गया। तो अगर आप कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ऑन स्केल डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं, तो डायरेक्टली आप कुछ वैल्यूज़ को मेजर करके स्केल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आप देखें यहाँ पर AB की वैल्यू क्या होगी, AB की वैल्यू आपको दे देगी कैपिटल U, दैट इज़ ब्लेड वेलोसिटी। तो अगर आपने ड्रॉ किया तो AB को आपने स्केल से मेजर कर लिया, फिर स्केल फैक्टर से आपने उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से अगर आपको C1W कैलकुलेट करना है, C1W का मतलब ये AE की वैल्यू, तो AE को डायरेक्टली आपने स्केल से मेजर किया तो वो क्या दे देगा, C1W दे देगा। वो कितना है, C1 कोसाइन अल्फा 1, वो यहाँ पुट कर देंगे आप कन्वर्ट करके। डेल्टा CW कितना है, FE है। तो इस तरीके से आपको इसमें हेल्प मिलती है अगर आप कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम स्केल से, प्रोटेक्टर से या कंपास से ड्रॉ करते हैं तो अगर आप नहीं ड्रॉ करते हैं तो फिर आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को यूज़ करके आपको C1 कोसाइन अल्फा 1 या C1W या कैपिटल U या डेल्टा CW की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो इस तरीके से हमने इसमें रेट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वो डेवलप कर लिया है। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से आप भी देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में अगर परफेक्टली स्मूथ एंड सिमेट्रिकल ब्लेडिंग है तो ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ये वाला इक्वेशन नंबर 5 यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सियल थ्रस्ट की। एक्सियल थ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी चेंज इज़ द कॉज ऑफ एक्सियल थ्रस्ट। It is due to the change in momentum because of change in flow velocity। एक्सियल थ्रस्ट को आप लिखते हैं m डॉट C1A माइनस C2A। C1A C2A क्या है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। हमने देखा था कि C1 का एक कंपोनेंट है जिसको हमने C1W बोला था, और वो C1W रिस्पॉन्सिबल था ब्लेड को मूव कराने के लिए, ठीक है। लेकिन इस C1 का एक कंपोनेंट है C1A, वो क्या होगा, वो स्टीम को फ्रॉम इनलेट टू एग्जिट की तरफ ले जाएगा, यानी कि उस वेलोसिटी से स्टीम इनलेट से एग्जिट की तरफ जाएगी। तो इनलेट पर जो वेलोसिटी होगी वो C1A है, और एग्जिट पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, C2A है। इसको बोलते हैं फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। तो C1A और C2A जब डिफरेंट हैं तो डिफरेंट होने की वजह से चेंज इन मोमेंटम आपको मिलेगा, और चेंज इन मोमेंटम की वजह से एक फोर्स मिलेगा। उस फोर्स को आपने बोला है क्या, एक्सियल थ्रस्ट बोला है।
क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग होगा, रोटर एक्सिस के अलोंग होगा। क्लियर। कंबाइंड वेलोसिटी से अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो ईसी को मेजर कर लिया, ईसी को मेजर कर लिया और एफडी को मेजर कर लिया स्केल से, और वो एक्सियल थ्रस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो अगर C1A और C2A की वैल्यू इक्वल हो जाए तो एक्सियल थ्रस्ट 0 हो गया। एक्सियल थ्रस्ट ऑन द व्हील मस्ट बी बैलेंस बाय ए थ्रस्ट बियरिंग, क्योंकि ये जो थ्रस्ट होगा या फोर्स होगा वो एक्सिस के अलोंग होगा। तो वो क्या चाहेगा कि जो टरबाइन है उसको एक्सिस के अलोंग मूव करा दे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि टरबाइन एक्सिस के अलोंग मूव हो, तो इस वजह से हमें बियरिंग्स यूज़ करनी पड़ती हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट बियरिंग। तो कई बार क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम में ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सियल थ्रस्ट, तो उसके लिए आपको C1A और C2A कैलकुलेट करना पड़ेगा और m डॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एक्सियल थ्रस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है डायग्राम इफिशियंसी या ब्लेड इफिशियंसी, या इसी को हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो अगर इन तीनों में से किसी नाम से क्वेश्चन आए तो आपको यही चीज़ एक्सप्रेस करनी है, ये चीज़ आपको डेवलप करनी है। तो अगर हम ब्लेड इफिशियंसी से इसको समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा आसानी होगी। डायग्राम इफिशियंसी और ब्लेड इफिशियंसी रिफर्स टू द रेशियो ऑफ रेट ऑफ वर्क डन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है अभी, टू द एनर्जी सप्लाई टू द रोटर इन स्टेज। रोटर यानी कि मूविंग ब्लेड पर जो एनर्जी सप्लाई हुई है वो क्या है, वो आप कैलकुलेट कर लो। ये आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो हम देखते हैं कि मूविंग ब्लेड पर जो एनर्जी जस्ट सप्लाई हुई है वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, 1/2 m डॉट C1 स्क्वायर। ये C1 क्या है, ये नोजल से जो एग्जिट हुई है स्टीम उसकी वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। उससे आपको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी, उसको यहाँ पुट कर दें, ऊपर आप रेट ऑफ वर्क डन पुट कर दें, तो जो ये रेशियो होगा वो क्या देगा आपको, डायग्राम इफिशियंसी देगा। तो इस तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट्स ऑफ स्टीम स्विंग फ्रॉम द नोजल्स विच इज़ कन्वर्टेड टू द शाफ्ट वर्क, यानी कि यही इस जो एनर्जी सप्लाई हुई है उसी में से कुछ क्या हुआ है, रेट ऑफ वर्क डन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है। तो डायग्राम इफिशियंसी अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे m डॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर आपको C1 पता चल जाए, कैपिटल U पता चल जाए और डेल्टा CW पता चल जाए तो देन यू कैन डिटरमाइन द डायग्राम इफिशियंसी। नेक्स्ट है स्टेज इफिशियंसी। इसके पहले अभी हमने डिस्कस किया ब्लेड इफिशियंसी। अब हम बात करते हैं स्टेज की। स्टेज का मतलब नोजल एंड मूविंग ब्लेड दोनों को कंबाइन करके हम देख रहे हैं, जिसको आप ग्रॉस इफिशियंसी भी बोलते हैं। स्टेज इफिशियंसी रिफर्स टू द रेशियो ऑफ रेट ऑफ वर्क डन जो भी कैलकुलेट किया है एंड द एनर्जी सप्लाई टू द स्टेज। स्टेज में जो एनर्जी सप्लाई हुई है वो क्या है। इसके पहले वाले यानी कि ब्लेड इफिशियंसी में हमने देखा था कि नोज़ल के एग्जिट पर या मूविंग ब्लेड के इनलेट पर क्या एनर्जी है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि नोज़ल के एंट्री और नोज़ल के एग्जिट में जो इंथैल्पी का ड्रॉप हुआ है वो कितना है। तो एनर्जी सप्लाई टू द स्टेज कैन बी अकाउंटेड बाय द चेंज इन इंथैल्पी बिटवीन द सेक्शन 0 दैट इज द नोजल इनलेट एंड 1 दैट इज द नोजल एग्जिट। ये आपने देख लिया रेशियो के फॉर्म में। अब ये जो इंथैल्पी ड्रॉप है इसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप ये आपको देखना है। तो अगर इसको आप फॉर्मूले के टर्म में लिखें, मैथमेटिक्स के टर्म में लिखें तो m डॉट डेल्टा CW ये आपने भी कैलकुलेट किया है, रेशियो रेट ऑफ वर्क डन यानी कि पावर डिवाइडेड बाय दिस आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप क्या होगा, m डॉट H0 माइनस H1। H0 क्या है, इंथैल्पी एट द नोजल एंट्री, H1 क्या है, इंथैल्पी एट द नोजल एग्जिट, ठीक है। तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, स्टेज इफिशियंसी होगी। यहाँ से m डॉट कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका होगा फाइनल एक्सप्रेशन। H0 और H1 को कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है आपको स्टीम टेबल यूज़ करनी पड़े। फिर अगर देर इज़ नो लॉस तो स्टेज इफिशियंसी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, डायग्राम इफिशियंसी के। नोजल इफिशियंसी हमें कैलकुलेट करनी थी, सबसे पहले हमने ब्लेड इफिशियंसी देखी, देन स्टेज इफिशियंसी देखी, अब हम देखने वाले हैं नोजल इफिशियंसी। नोजल इफिशियंसी का मतलब क्या है
कि नोजल इफिशिएंसी रिफर्स टू द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल, यानी कि एग्जिट पर जो नोजल के एग्जिट पर जो एनर्जी आपको मिली है वो न्यूमरेटर में आप रख रहे हैं, डिवाइडेड बाय द एंथैल्पी चेंज अकरिंग अक्रॉस द नोजल, दैट इज बिटवीन इनलेट और आउटलेट सेक्शन के बीच में 0 और 1 के बीच में जो एंथैल्पी ड्रॉप हुआ है वो कितना है, m डॉट h नॉट माइनस h1। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह की वजह से आपको एग्जैक्टली एनर्जी जो मिलेगी एग्जिट पर वो नहीं मिलेगी, सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आप नोजल इफिशिएंसी की बात करते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि नोजल इफिशिएंसी, डायग्राम इफिशिएंसी और स्टेज इफिशिएंसी कैसे रिलेटेड हैं, उसको डिराइव करूं। तो अभी हमने देखा डायग्राम इफिशिएंसी कैसे लिखते हैं, ये देख लिया था, स्टेज इफिशिएंसी कैसे लिखते हैं वो भी देख लिया है। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दें स्टेज इफिशिएंसी को डायग्राम इफिशिएंसी से, तब आपको मिल जाएगी क्या, नोजल इफिशिएंसी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा व्हाट इज डायग्राम इफिशिएंसी, स्टेज इफिशिएंसी, देन यू कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द नोजल इफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम डायग्राम इफिशिएंसी की। डायग्राम इफिशिएंसी अभी हमने देखा था कि ये वैल्यू थी, ठीक है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि डायग्राम इफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी होगी और वो किस कंडीशन पर होगी, ठीक है। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया है। अब इस वेलोसिटी डायग्राम से हमें डेल्टा सी डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी। क्यों करनी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। तो डेल्टा सी डब्ल्यू को हम अभी किस में कन्वर्ट करेंगे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो डेल्टा सी डब्ल्यू कैन रिटर्न है v1 कोसाइन बीटा 1 प्लस v2 कोसाइन बीटा 2। डेल्टा सी डब्ल्यू में हम फिर अभी इस राइट हैंड साइड में v1 कोसाइन बीटा 1 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर ये टर्म बचेगा। सिंस आपको पता है kv दैट इज v2 बाई v1, रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज, एंड c बीटा क्या है, रेशियो ऑफ कोसाइंस ऑफ ब्लेड एंगल्स। फिर kv और c बीटा की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा 1 प्लस kv c बीटा। वेलोसिटी डायग्राम को अगर आप देखें तो v1 कोसाइन बीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, v1 कोसाइन बीटा 1 की वैल्यू होगी be। अब इस be को अगर आप c1 के टर्म में लिखें तो ae माइनस ab की वैल्यू हो जाएगी be। ae कितना है, c1 कोसाइन अल्फा 1, और ab कितना है u। तो इसलिए v1 कोसाइन बीटा 1 को आप लिख सकते हैं c1 कोसाइन अल्फा 1 माइनस कैपिटल u। अब आप इस एक्सप्रेशन में रख देंगे तो डेल्टा सी डब्ल्यू मिल जाएगा c1 कोसाइन अल्फा 1 माइनस कैपिटल u और 1 प्लस kv c बीटा इस वाले एक्सप्रेशन में। अब डेल्टा सी डब्ल्यू आपको मिल गया है c1 के रिस्पेक्ट में। अब इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तब आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब जो ये नीचे डिनोमिनेटर में c1 स्क्वायर है, इसको आप ले जाएं न्यूमरेटर में, और एक c1 रखें आप u के साथ ब्रैकेट के बाहर, और दूसरे c1 को ले जाएं इस ब्रैकेट के अंदर। तो आपको u बाई c1 के टर्म में एक एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। u बाई c1 यहाँ मिला, यहाँ पे c1 कैंसिल हो गया, बट यहाँ पर u बाई c1 आपको मिल गया, बाकी एक्सप्रेशन सारा वही रहा। अब u बाई c1 को आपको पता है क्या लिखते हैं, रो u। व्हाट इज रो u, स्पीड रेशियो, ठीक है। तो u बाई c1 को आप रिप्लेस कर सकते हैं रो u के टर्म में, तो 2 रो u कोसाइन अल्फा 1 माइनस रो u हो गया, और ये बाकी टर्म एज इट इज रहा। इसको आपने क्या बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ब्लेड आपकी स्मूथ एंड सिमेट्रिकल है तो फिर से kv और c बीटा की वैल्यू क्या चूज कर सकते हैं, 1 या 1 होगी, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, बाकी रिमेनिंग टर्म एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे जो 2 है ये 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, 4 रो u कोसाइन अल्फा 1 माइनस रो u। अब इसको आपने बोला है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज आपने लिख लिया है। अब इसको अगर आप देखें 4 रो u को अंदर ले गए तो रो u कोसाइन अल्फा 1 माइनस रो u स्क्वायर। अब आपको पता है कि हमें मैक्सिमम डायग्राम इफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, ये है डायग्राम इफिशिएंसी का एक्सप्रेशन, क्लियर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें कि अल्फा 1 दैट इज़ नोजल एंगल वो आपने कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है। तो जो
वेरिएबल हुआ वो रो यू हुआ, उसी के रिस्पेक्ट में इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इक्वेट करेंगे जीरो के। तो जब आप ऐसा करेंगे तब यहाँ पे देखें रो यू कोसाइन अल्फ़ा वन डिफ्रेंशिएट किया तो सिर्फ कोसाइन अल्फ़ा वन बचा, यहाँ पर 2 रो यू हो गया। इसको जब इक्वल टू जीरो पुट किया तो रो यू की वैल्यू आ गई कोसाइन अल्फ़ा वन बाई टू। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको ज़रूर याद रखना है आपको, इसका डेरिवेशन भी आता है। तो रो यू क्या होता है, यू बाई सी वन, ध्यान रखिएगा। ये कंडीशन क्या है, दिस इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डायग्राम इफिशियंसी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम स्पीड रेशियो। ये रो यू क्या है, स्पीड रेशियो है। तो अभी तो आपने कंडीशन डिराइव करी है, बट अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है मैक्सिमम डायग्राम इफिशियंसी का, तो ये जो कंडीशन है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये है, ठीक है। तो रो यू की जगह कोसाइन अल्फ़ा वन बाई टू पुट कर दिया, तो ये मिल गया कोसाइन अल्फ़ा वन बाई टू यहाँ पर, और यहाँ पर भी कोसाइन अल्फ़ा वन बाई टू मिल गया। अब आप देखें इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से कोसाइन अल्फ़ा वन माइनस कोसाइन अल्फ़ा वन बाई टू को जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू मिल गई, बाकी वैल्यू एज इट इज़ रही। इस तरीके से जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा वन बाई टू ब्रैकेट में 1 प्लस के वी इंटू सी बीटा। तो अगर आप इसमें के वी और सी बीटा की वैल्यू 1 लेते हैं, यानी कि जो ब्लेड है वो स्मूथ एंड सिमेट्रिकल है, तो डायग्राम इफिशियंसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो उसके लिए आपने ये वैल्यू पुट कर दी तो ये एक्सप्रेशन मिला। अब यहाँ पर रो यू की वैल्यू कोसाइन अल्फ़ा वन बाई टू जब पुट कर देंगे, रो यू की जगह कोसाइन अल्फ़ा वन बाई टू इंटू कोसाइन अल्फ़ा वन, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया, इसको आपने सॉल्व किया तो आपको मैक्सिमम डायग्राम इफिशियंसी का जो एक्सप्रेशन है वो मिल गया, इतना सिंपल सा, कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा वन। बट ये जो वैलिडिटी है इसकी वो किसके लिए होगी, स्मूथ एंड सिमेट्रिकल ब्लेडिंग के लिए होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखें जो डायग्राम एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो अल्फ़ा वन पर डिपेंडेंट है, यानी कि अल्फ़ा वन की वैल्यू अगर आप 0 सेलेक्ट कर लेते हैं तो डायग्राम एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम 1 हो जाएगी, दैट इज़ मैक्सिमम। बट आप ध्यान रखें कि लोअर इज़ द नोजल एंगल हायर विल बी द डायग्राम एफिशिएंसी, बट टू लो नोजल एंगल वुड कॉज लॉस इन एनर्जी एट द ब्लेड इनलेट। इस वजह से हम लोअर वैल्यू अल्फ़ा वन की नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो ऑप्टिमम रेंज है, यानी कि हम इसके बीच में ही अल्फ़ा वन की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 16 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में अगर हम अल्फ़ा वन की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो हमें जो डायग्राम एफिशिएंसी मिलेगी वो क्या होगी, मैक्सिमम मिल सकती है। फिर ये एक ग्राफ है, आप देखें कि इस एक्सिस पर डायग्राम एफिशिएंसी है और इस एक्सिस पर स्पीड रेशियो दैट इज़ यू बाई सी वन है। तो u बाई सी वन दैट इज़ रो यू की वैल्यू जब कोसाइन अल्फ़ा वन बाई टू होगी, यहाँ पर होगी, तो आप देख सकते हैं कि जो इफ़िशियंसी मिल रही है वो मैक्सिमम मिल रही है, दैट इज़ कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा वन। लेकिन वो किसके लिए है, जब के वी और सी बीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, यानी कि ब्लेड स्मूथ हो और सिमेट्रिकल हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब आपको ये वाले ग्राफ मिलेगा, उसका आप देख सकते हैं कि जो पीक है वो इससे कम है, यानी कि डायग्राम एफिशिएंसी लोअर मिलेगी आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखें जब u बाई सी वन की वैल्यू इतनी होगी या इतनी होगी तब आपको डायग्राम एफिशिएंसी क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें 0 स्टार्ट हो रहा है, तो u अगर 0 है, C1 आप कितना भी कर लें, अगर u 0 है तो u बाई सी वन कितना हो जाएगा, 0, और उसकी वजह से डायग्राम एफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ब्लेड ही मूव नहीं कर रही है। तो डायग्राम एफिशिएंसी हम एफिशिएंसी बात करने क्या पर्पज़ रहा। और यहाँ पर देखें कि अगर u इक्वल टू C1 हो जाए तब भी आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमने इसमें ये डेवलप किया कि मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन क्या होगा और वो कंडीशन क्या होगी। अब हम डेवलप करते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अभी हमने डेवलप किया था जब हमने रेट ऑफ वर्क डन का एक्सप्रेशन डेवलप किया था, ठीक है। तो देख सकते हैं, चेक इक्वेशन नंबर 5,
यही एक्सप्रेशन वहाँ पे आपको मिलेगा। अब जब हम मैक्सिमम रेट ऑफ वर्क डन की बात करते हैं तो वही कंडीशन होगी जो मैक्सिमम डायग्राम इफ़िशियंसी की है, क्योंकि डायग्राम इफ़िशियंसी के न्यूमरेटर में रेट ऑफ वर्क डन ही है। ठीक है, तो ज़्यादा डायग्राम इफ़िशियंसी का मतलब है कि रेट ऑफ वर्क डन भी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हम वही कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, रो यू इक्वल्स टू कोसाइन अल्फ़ा 1/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कहीं पर रो यू नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर C1 है, तो हम इसको रो यू को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, U/C1 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप C1 कैलकुलेट कर लेंगे तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2U/ कोसाइन अल्फ़ा 1। अब आप इस C1 की वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन यानी कि जो लिखा हुआ है चेक इक्वेशन नंबर 5, तो C1 की जगह 2U/ कोसाइन अल्फ़ा 1 ये लिख दिया, कोसाइन अल्फ़ा 1 पहले से लिखा हुआ है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो गया, कोसाइन अल्फ़ा 1 क्या बचा, 2U माइनस यू, इसको फिर से सिंप्लीफाई किया आपने तो ये m.u² हो गया। अगर सिमेट्रिकल एंड स्मूथ ब्लेडिंग है तो Kb और C बीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, और उस केस में जो मैक्सिमम रेट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या होगा, 2m.u²। ये पावर का फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपको सिर्फ वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा, 2u² हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में जितने भी फॉर्मूले डेवलप हो सकते थे सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन के लिए वो डेवलप किए, चाहे वो फोर्स टेंजेंशियल फोर्स का फॉर्मूला हो या पावर का फॉर्मूला हो, नोजल इफ़िशियंसी हो, स्टेज इफ़िशियंसी हो, ठीक है, या फिर डायग्राम इफ़िशियंसी हो, और मैक्सिमम डायग्राम इफ़िशियंसी की कंडीशन क्या होती है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये हमने सब इस लेक्चर में कवर अप कर लिया है। अब आपको इसको अपने आप से करके देखना होगा कि आपको वही एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। थैंक यू।